हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह किताब से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, ये बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्डवाल जी का, जिसमें वन लाइनर प्रश्नों को यहाँ पर दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, और ये बुक आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, जहां पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। वहां आपको ये बुक अवश्य पढ़कर जाना चाहिए। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो ये जीव एवं वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, यानी कि इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो जैविक संगठक, अजैविक और भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक, ये 3 पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आर्नी नेस ने। किसने? आर्नी नेस ने किया था। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। कौन कौन? घास स्थल, वन एवं मरुस्थल। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। ये क्या है? तो यह है आपका पारिस्थितिकी कर्मता। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो याद रखिएगा, 10% का नियम रेमंड लिंडेमैन ने दिया था। 10% नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से है ये नियम। धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो देखिए, इनका नाम है ब्रट लैंड कमीशन ने दी थी। और सन याद रखिएगा 1987 में। कब? 1987। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये है महासागर। कौन है? महासागर। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कवक एवं जीवाणु। कौन? कवक एवं जीवाणु। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? ये होता है सीधा। कैसा होता है? सीधा। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा यानी कि विपरीत दिशा में बनता है? तो ये बनता है जलीय परितंत्र में। किसमें? जलीय परितंत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसको जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। क्या? जैव भू रासायनिक चक्र। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो देखिए, इनको कहते हैं फाइटो प्लैंकटस। ठीक है, फाइटो प्लैंकटस। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? तो पारितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र को कहा जाता है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो ये पारितंत्र का निर्माण करते हैं। किसका? पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रमुख स्रोत होता है इसका सौर्यक विकिरण। ठीक है, यानी कि सोलर रेडिएशन। देखिए, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आ रही है। भारत में रामसर आर्द्रभूमि की बात कर रहा है, यानी कि रामसर आर्द्रभूमि देखते हैं। तो पहला है यहाँ पर जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन है आर्द्रभूमियां? तो पहला है यहाँ पर ये बूलर झील। इसके बाद है होकेरा आर्द्रभूमि। फिर है सुरीनसर मानेसर। ठीक है, सुरीनसर मानेसर। इसके बाद बात करेंगे लद्दाख की।
तो लद्दाख में है तसो मोरिरी झील तथा तसोकार आर्द्रभूमि क्षेत्र। अगला है हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल, फिर है पोंग डैम झील और रेणुका, सबसे छोटी आर्द्रभूमि है रेणुका। पंजाब की बात करेंगे, हरिके झील कृत्रिम आर्द्रभूमि है ये, ठीक है, हरिके झील। इसके बाद है कंजाली झील तथा रोपड़ झील, कंजाली झील रोपड़ झील। फिर है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। इसके बाद है केसुपुर म्यानी सामुदायिक रिजर्व। अगला है नागर वन्यजीव अभ्यारण्य। वहीं केरल की बात करें तो केरल में अष्टमुदी झील, सष्टम कोट्ठा और बेम्बानाड है, ठीक है। राजस्थान में कौन कौन से हैं आर्द्रभूमियां, तो सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसको भी शामिल किया गया है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में चिल्का झील और भीतरकनिका मैनग्रोव, ये दोनों ही आर्द्रभूमियां हैं। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील को आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया है। असम में दीपोर बील को किया गया है। तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमर वन्यजीव अभ्यारण्य को आर्द्रभूमि में शामिल। त्रिपुरा की बात करें आर्द्रभूमियों की तो यहाँ पर रुद्रसागर झील यहाँ शामिल है आर्द्रभूमि में। मणिपुर में देखिए लोकटक झील, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखिए ऊपरी गंगा तंत्र, ठीक है, और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सामाना पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अग्रा पक्षी अभ्यारण्य और सांडी पक्षी अभ्यारण्य तथा सरसई नवार झील एवं सुर सरोवर को आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश से। पश्चिम बंगाल में है पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरवन, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। मध्य प्रदेश में है भोज आर्द्रभूमि, ठीक है, मध्य प्रदेश की भोज आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है। गुजरात से बात कर लेते हैं तो गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य इस श्रेणी में आता है, यानी कि लिस्ट में है। महाराष्ट्र से नंदुर, मध्यमेश्वर और लोनार झील, ये दो हैं, ठीक है, आर्द्रभूमियाँ। बिहार की प्रसिद्ध आर्द्रभूमि का नाम याद रखिएगा, काबर ताल आर्द्रभूमि। क्या नाम है, काबर ताल आर्द्रभूमि इसका नाम है। उत्तराखंड से बात करें तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व को आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए लाइन दी गई है, इसको देख लीजिए क्या कह रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। किसने, एजी टांसले ने किया था। बायोम एवं जैव मंडल, पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं, तो इसको बायोम कहते हैं। क्या, बायोम। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम है आपका जलीय बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है, तो यह है टुंड्रा बायोम। क्या नाम है इसका, टुंड्रा बायोम। जैव मंडल के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जाता है, तो जैविक एवं अजैविक घटक को शामिल किया जाता है। किसमें, जैव मंडल के अंतर्गत। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, तो इसका आंसर है खाद्य जाल यानी कि वेब फूड। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है, तो सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है। कौन सा, परपोषी गुण। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, इन्हें की स्टोन प्रजाति कहते हैं। क्या, की स्टोन प्रजाति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित हैं, तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित हैं। साल, सागौन और शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं, तो ये मानसूनी वन बायोम के वृक्ष हैं। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है, तो यह है शंकुधारी वन की। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए पहले ये बढ़ता है, इसके बाद घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है।
किस बायोम में प्राथमिक उत्पादक सर्वाधिक होती जाती है? तो ये विषुवतीय वन बायोम में होता है। क्या प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती जाती है? विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो यह है मानसूनी बायोम। क्या? मानसूनी बायोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर फैक्ट दिया गया है, देखिए। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायात में पाया जाता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन? यूकेलिप्टस वृक्ष। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इको एनिमी, यानी कि पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है इसको, है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये। अगला देखते हैं। सागर जल के नितल यानी कि तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? इनको बेंथस कहते हैं। क्या बोला जाता है? बेंथस। रेडियर किस बायोम का जंतु है? तो ये टुंड्रा बायोम का जंतु है। ठीक है, टुंड्रा बायोम का जंतु है ये। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किया जा रहा है 1987 से। कब? 1987 से। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के प्रति दो वर्ष के अंतराल में भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। कब? प्रति 2 वर्ष के अंतराल में। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? तो ये उष्ण कटिबंधीय घास बायोम में पाई जाती है। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? तो ये है आपकी एम्ब्रेला प्रजाति। क्या नाम है इसका? एम्ब्रेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो यह है पतझड़ वन। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं? तो ये आयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में पाई जाती हैं। हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। एलिफेंट ग्रास के बारे में बात कर रहा है। ये सवाना बायोम की एक प्रमुख घास है। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या पर निर्भर करती है। तो देखिए, संरचना सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर करती है ये निर्भर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास बायोम को कहा जाता है। किसको? शीतोष्ण घास बायोम को। की स्टोन प्रजातियां का संरक्षण करना आवश्यक है। तो देखिए, पारितंत्र की अन्य प्रजातियों की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजाति भी विलुप्त हो जाती हैं। पौधों की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो यह पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतरः संबंध पर निर्भर करती है। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो ये मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। कौन? पर्णपाती वन। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसको इकोक्लाइन कहते हैं। क्या? इकोक्लाइन। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत की थी। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? तो पश्चिमी घाट को दी जाती है पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर दिया है, कह रहा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। किसको? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जैव विविधता जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन ने किया था।
किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को कहा जाता है। किसको? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है, क्या कह रहा है? वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसको जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने किया था। कब किया? 1988 में किया था ये। चलिए एक फैक्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाते हैं। ठीक है, जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 36 है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया दोस्तों, वर्ष 2003 में। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो लेह बेरी के नाम से सीबक थॉर्न पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तो बाघ अभ्यारण्य के रख रखाव से संबंधित है ये एम स्ट्रिप्स शब्द। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये 23 जनवरी 2001 को किए गए हैं। ठीक है, भारत द्वारा जैव सुरक्षा उपसंधि पर हस्ताक्षर। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो देखिए, यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। क्या नाम है इसका? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। भारत में सिंह पुच्छ बानर यानी कि मकॉक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 2002 में। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई है? तो इसका नाम है डोडो पक्षी। ठीक है, देखिए यह उपयुक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायता करता था। ठीक है, भारत में प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये कच्छ की खाड़ी में है। कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी में। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया। देखिए, पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी हिमालय और चौथा है सुंडालैंड जो कि निकोबार द्वीप समूह में है। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बलगुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, ये चमगादड़ों की एक प्रजाति है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन द्वारा संबंधित है? तो ये संबंधित है IUCN से। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी औषधि यानी कि मेडिसिन गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो उसका नाम है डाइक्लोफेनिक सोडियम। क्या नाम है? डाइक्लोफेनिक सोडियम। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय हरियाणा के बल्लभगढ़ में है। कहाँ पर? बल्लभगढ़ में। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लैंगेस है? क्या? एलुरस फ्लैंगेस। तो ये है आपका रेड पांडा का नाम है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है
हंगुल मृग, ठीक है, कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में है ये। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, लद्दाख में है ये। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं? तो दोस्तों नाइट्रोसोमोनास नाम है इनका। क्या नाम है? नाइट्रोसोमोनास। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो अमोनिया के रूप में करता है, ठीक है। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनिया के रूप में। जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो ये पौधों की जड़ों के द्वारा होता है। कैसे? पौधों की जड़ों के द्वारा होता है। देखिए एक फैक्ट यहाँ पर लिखा है, भारत में पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखिएगा इसको। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, को याद रखिएगा, ठीक है। साउथ बटन द्वीप। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? आंसर है 10। जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसको चरम समुदाय के रूप में परिभाषित करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यह है मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कल्प वृक्ष कहते हैं नारियल के वृक्ष को, ठीक है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है ये? राजस्थान के भरतपुर में है। कहां पर? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रभावित होती हैं? तो बाणगंगा तथा गंभीरी, याद रखिएगा ये दो नदियों के नाम। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो यह है वानस्पतिक उद्यान, यानी कि बॉटनिकल गार्डन। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पति का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत आता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? तो इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 18 है। कितनी? 18। देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड दी गई है। भारत के वन्य राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभ्यारण्य व टाइगर रिजर्व की बात कर रहा था। एक एक राज्य को उठाएंगे हम और यहाँ पर देखेंगे कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य के इनके नाम क्या हैं। तो देखिए पहला है आपका जम्मू कश्मीर। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा दाचीगाम, इसके बाद है सलीम अली और किश्तवाड़। दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं जम्मू कश्मीर के, दाचीगाम और किश्तवाड़। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो देखिए शीत मरुस्थल और होकेर सर तथा सुरिनसर मानसर यहाँ के प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। टाइगर रिजर्व यहाँ पर है नहीं, ठीक है, दिए ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे लद्दाख। तो लद्दाख में है हेमिस हाई, राष्ट्रीय उद्यान का नाम है हेमिस हाई, ठीक है, ये रहा आपका। और वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पर एक जिसका नाम है चांगथांग, ठीक है, 1600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। सॉरी, हरियाणा की बात करें वहीं तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और दूसरा है कालेसर। और वहीं वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पर कालेसर और नाहर। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में देखिए राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसके बाद है इंदिरा किला, फिर है गिर गंगा और पिन घाटी तथा सिम बालबारा, ठीक है, ये यहाँ के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें वहीं तो चंद्रताल, पोंग डैम झील और रेणुका, ये अभ्यारण्य है आपके वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में देखिए प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936 में स्थापित किया गया जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी, ये यहाँ के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पर केदारनाथ जो कि 967 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यहाँ का वन्यजीव अभ्यारण्य है। टाइगर रिजर्व है यहाँ पर एक जिम कॉर्बेट, राजाजी टाइगर रिजर्व, ये दो हैं, ठीक है, जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में।
राजस्थान की बात करेंगे, देखिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है आपका रणथंभौर, इसके बाद है सरिस्का, ठीक है, सरिस्का के बाद है केवलादेव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के। एक और बचा है मरुस्थलीय और एक और है मुकुंदरा हिल्स दर्रा। और वहीं वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो माउंट आबू, सरिस्का, जवार सागर, राष्ट्रीय चंबल व वन विहार यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो रणथंभौर सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान का, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी ये सब यहाँ के टाइगर रिजर्व हैं, कहाँ के, राजस्थान के। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पहला है गिर वन, इसके बाद है मेरीना कच्छ की खाड़ी में जो कि, और एक और है ब्लैक बक बंसदा, ये है गुजरात के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं। वहीं वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो गिर, ये भी वन्य जीव अभ्यारण्य की श्रेणी में है। समुद्री कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा, जंगली गधा, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है ये। महाराष्ट्र की बात करेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में देखिए राष्ट्रीय उद्यान, देखिए राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी, ठीक है, जिसको बोरीवली भी कहते हैं, पेंच जवाहरलाल नेहरू, तादोब, गुगामल, नवगांव तथा चंदोली, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं, कहाँ के, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान है ये। और वहीं वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये रहे महाराष्ट्र के वन्य जीव अभ्यारण्य, नाम देख लीजिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बनसड, अगला है बोर, काल सुब्बई, हरिश्चंद्रगढ़, फिर है मेलघाट, इसके बाद अगला है नागजीरा, क्या नाम है इसका, नागजीरा, वन्य जीव अभ्यारण्य है ये महाराष्ट्र का। करनाल पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, पोनी, करहंदाला, ये सभी महाराष्ट्र के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। वहीं बात करें टाइगर रिजर्व की महाराष्ट्र के तो ये रहे, देखिए मेलघाट, तडोवा, अंधेरी, ठीक है, ये एक ही है तडोवा अंधेरी, पेंच, सहाद्री, नवगांव, नगजीरा, बोर सबसे छोटा क्षेत्रफल में ये, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी वन्य जीव टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है। गोवा की बात करें तो गोवा में राष्ट्रीय उद्यान है महावीर राष्ट्रीय उद्यान, और वन्य जीव अभ्यारण्य भी महावीर है। कर्नाटक में देखते हैं तो कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान देखिए इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अगला है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, फिर है बन्नेरघट्टा जो कि तितलियों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, तितलियों के लिए, और अंसी तथा बांदीपुर, ये सभी कर्नाटक के मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो दांडेली, घाटप्रभा, चिंचोली तथा ताल कावेरी, ये सभी वन्य जीव अभ्यारण्य है कर्नाटक के। और टाइगर रिजर्व की बात करें जो यदि कर्नाटक के, तो देखिए कौन कौन से हैं, बांदीपुर, भद्रा, दांडेली, अंसी, नागरहोल, बिलीगिरी, रंगनाथ मंदिर, ठीक है। चलिए केरल की बात करते हैं। केरल में देखिए अनाईमुदी, इराविकुलम, मथीकेटन सोला, पेराम्बिकुलम सोला, पेरियार और साइलेंट वैली, ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। और वहीं केरल के वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से हैं तो ये रहे, देखिए थड्डेकड पक्षी अभ्यारण्य, इदुक्की, नैयार, पेरम्बिकुलम, मालाबार तथा पेरियार वायनाड, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन दी गई है, क्या कह रहा है, केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है व मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है ये। बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान देखिए कासुब्रबंदनंदम रेड्डी तथा महावीर हरीना वन स्थली मुगरा वनी, ये राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना के, ठीक है। सुब्रहानंद नाम है इसका, ठीक है, नाम याद रखिए, रेड्डी। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं नागार्जुन सागर, प्राणहिता और किन्नेर सानी, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है तेलंगाना के। और टाइगर रिजर्व है यहाँ पर दो, कवल और अमराबाद, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी, तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में देखिए राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, इंदिरा गांधी जिसको अन्नामलाई कहते हैं हम लोग के नाम से जानते हैं, मुद्दुमलाई भी है, पालनी पहाड़ियाँ, गिंडी, अगला है मुकुर्थी और मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये सभी तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर तमिलनाडु के वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये रहे, इनके नाम देख लीजिए एक बार, कोडाई कनाल, पॉइंट केलीमार,
पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलाईकाड, वेदांतगल, बेल्लानाडु तथा मुद्दुमलाई ये वन्यजीव अभयारण्य हैं तमिलनाडु के। टाइगर रिजर्व देखते हैं एक बार, टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। कलक्कड़ मुंडन थुर्रई, अगला है अन्नामलाई, फिर है मुद्दुमलाई, ये सभी देखिए टाइगर रिजर्व हैं कर्नाटक सॉरी तमिलनाडु के। श्री बिल्लुपुथुर, मेघमलाई, सत्यमंगलम, ठीक है, ये सभी टाइगर रिजर्व हैं। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, राजीव गांधी जिसको रामेश्वरम भी कहते हैं, ठीक है, पापीकोंड और श्री वेंकटेश्वर, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं आंध्र प्रदेश के। वन्यजीव अभयारण्य की बात करें वहीं तो कोरिंग, फिर है कोल्लेरू, कोरेंग फिर कोल्लेरू, इसके बाद है पुलिकट, नागा अर्जुन सागर, श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य, ये आंध्र प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो नागा अर्जुन सागर, श्रीशैलम सबसे बड़ा है ये क्षेत्रफल में टाइगर रिजर्व, ठीक है। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है आपके इंद्रावती, कागेर घाटी और गुरु घासीदास, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो अचानक मार और सीता नदी, ये 2 वन्यजीव अभयारण्य हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व की बात करें तो इंद्रावती, उदंती, सीता नदी और अचानक मार, ये टाइगर रिजर्व हैं। अब बात करेंगे हम उड़ीसा की। उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, भीतरकनिका और सिमलीपाल। वहीं वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो भीतरकनिका, चिल्का, गाहिर माथा, नंदनकाना, सतकोसिया, गोर्ज, सिमलीपाल, ये सब वन्यजीव अभयारण्य हैं उड़ीसा के। और टाइगर रिजर्व देखे जाए यदि उड़ीसा के तो सिमलीपाल और सतकोसिया गोर्ज, ये यहाँ के टाइगर रिजर्व हैं फेमस। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा बेली, सिंगलीला, सुंदरबन तथा जलदापारा, ठीक है, ये सभी पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान हैं। वहीं वन्यजीव अभयारण्य की बात करें यदि पश्चिम बंगाल के तो चपरामारी, बल्लभपुर, ये यहाँ का एक वन्यजीव अभयारण्य है पश्चिम बंगाल का। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो सुंदरबन और बुक्सा, ये दोनों ही वन्यजीव अभयारण्य हैं। त्रिपुरा के में देखते हैं, त्रिपुरा में तो देखिए त्रिपुरा में वन्य राष्ट्रीय उद्यान है आपका क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन, ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्यजीव अभयारण्य कौन से हैं त्रिपुरा में तो गुमटी, अगला है सेपाही जाला, ठीक है। मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम के अंदर राष्ट्रीय उद्यान देखिए मुरलेन और अगला है फाबगपुई, ठीक है, 2 हैं। और वन्यजीव अभयारण्य कौन से हैं मिजोरम में तो पहला इंपॉर्टेंट है दम्पा और दूसरा है थोरांटलांग, ठीक है। यदि मिजोरम के टाइगर रिजर्व की बात करें तो दम्पा है यहाँ पर, ठीक है, इसको दम्फा भी कहते हैं। मणिपुर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है कीबुल लामजाओ और सिरोही, ये 2 यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य है इंपॉर्टेंट। नागालैंड की बात करेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर इंटाकी, क्या नाम है इसका, इंटाकी, और वन्यजीव अभयारण्य है फाकिम। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है इंपॉर्टेंट नामदफा और दूसरा है माउलिंग। वहीं वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो वन्यजीव अभयारण्य है पखुई और सेसा ऑर्किड। और अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व भी है जिसका नाम है नामदफा, अगला है पक्के और तीसरा है कमलांग। असम की बात करते हैं तो असम में देखिए राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं असम के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मानस, इसके बाद चर्चा में है देहिंग पटकई, डिब्रू सखोवा, काजीरंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, राजीव गांधी ओरंग, ठीक है, नामेरी और रायमोना और देहंग पटकई, ये दोनों ही चर्चा में रही 2021 में, ठीक है। असम के राष्ट्रीय उद्यान है ये। असम की यदि वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो दीपोर बील, पूर्वी कार्बी एंगलोंग और लाखोवा, ये हैं यहाँ के वन्यजीव अभयारण्य। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं असम में तो मानस, नमेरी, काजीरंगा और ओरांग, ठीक है। सिक्किम में आते हैं, सिक्किम में देखिए राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर एक कंचनजंगा और वन्यजीव अभयारण्य हैं किताम और अगला है पांग गोलखा। मेघालय की बात करेंगे वहीं तो मेघालय में राष्ट्रीय उद्यान है बल फाक्रम और अगला है नोक रेक रिज।
राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान है नोखलम, अगला है सीजू, फिर है बाघमारा। ठीक है, झारखंड में इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतवा। और वन्य जीव अभयारण्य देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है डालमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डालमा, और हजारीबाग, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा। फिर है गौतम बुद्ध, पारसनाथ, पलामू भी इंपॉर्टेंट है, पलामू पूछा जाता है, पोप चंची। ठीक है, ये वन्य जीव अभयारण्य है झारखंड के। वहीं झारखंड में यदि टाइगर रिजर्व की बात करें तो पलामू है, यहाँ पर कौन है, पलामू, एग्जाम में आता है ये। बिहार में देखिए राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वाल्मीकि। और वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो ये रहे, देखिए ये रहे बिहार के, भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि और विक्रमशिला, ये सब वन्य जीव अभयारण्य हैं। और वाल्मीकि यहाँ का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बिहार का। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है दुधवा। ठीक है, दुधवा। और वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं तो देखिए ये रहे, इनके नाम देख लीजिए, बाखिर, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला और पटना, ये उत्तर प्रदेश में है वन्य जीव अभयारण्य। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो दुधवा और पीलीभीत, ये 2 टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में आते हैं दोस्तों, 11 राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। ठीक है, मध्य प्रदेश में देखिए राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इंपॉर्टेंट याद दिए गए हैं, देखिए बांधवगढ़, फोंसिल, मांडला में पड़ता है ये, कान्हा किसली, माधव। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी जो पेंच के नाम से प्रसिद्ध है, पन्ना, संजय, सतपुड़ा वन विहार और डायनासोर तथा कूना, ये सभी यहाँ पर मध्य प्रदेश की सारे के सारे दे दिए गए हैं, एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में तो ये रहे, बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन घड़ियाल। ठीक है, यदि मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात करें तो इंपॉर्टेंट है ये रहे, देखिए इनके नाम याद कर लीजिए, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय दुबरी, एक ही नाम है ये, बांधवगढ़, संजय दुबरी और पेंच, ये यहाँ के टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार की बात करेंगे, 9 राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। देखिए राष्ट्रीय उद्यान ये दिए अंडमान निकोबार के, तो इनको देख लेते एक बार, कैंपबेल, गालथिया, महात्मा गांधी मरीन, अगला है उत्तरी बटन द्वीप, फिर है मध्य बटन द्वीप, इसके बाद है माउंट हैरियट, और फिर है रानी झांसी मरीन, फिर है सैडल पीक। ठीक है, ये अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं अंडमान निकोबार की यदि बात करें हम वन्य जीव अभयारण्य की तो ये हैं आपके टर्टल द्वीप, बैरन द्वीप, सर्वाधिक 96 वन्य जीव अभयारण्य है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर केवल एक वन्य जीव अभयारण्य है, आसोला भाटी। ठीक है, आसोला भाटी। चलिए एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट दी है, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में तथा इंडियन राइनो विजन 2020 में प्रारंभ किया गया था ये। ठीक है, 2005 में प्रारंभ किया गया था। इसका नाम है इंडियन राइनो विजन 2020, ये 2005 में शुरू किया गया था। ठीक है, और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, 1992 में, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुए थे। बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट स्लाइड दी है यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की। तो पहला है नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए ये किस राज्य में है तो ये संबंधित राज्य है इसका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, सम्मिलित होने का वर्ष है वर्ष 2000। अगला है दोस्तों मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये मन्नार की खाड़ी ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में और इसको 2001 में शामिल किया गया। फिर है सुंदरवन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये पश्चिम बंगाल में है और इसका सम्मिलित होने का वर्ष है 2001। कितना, 2001। अगला है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये उत्तराखंड राज्य में है और इसको 2004 में शामिल किया गया था। नोकरेक की बात करें, नोकरेक, तो नोकरेक ये मेघालय में है और 2009 में शामिल किया गया। पंचमढ़ी ये है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको 2009 में सम्मिलित किया गया। सिमलीपाल उड़ीसा में है, इसको 2009 में शामिल किया गया। अमरकंटक तथा अचानक मार ये मध्य प्रदेश अथवा छत्तीसगढ़ सीमा पर है इसलिए लिखा हुआ है, दोनों में ही है ये, संबंधित क्षेत्र राज्य हैं इसके। 2012 में शामिल किया गया इसको यूनेस्को की धरोहर में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, 2013 में इसको शामिल किया गया था। अगस्त्यमलाई ये तमिलनाडु में है, 2016 में शामिल किया गया। कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये
ये 2018 में शामिल किया गया यूनेस्को में। पन्ना मध्य प्रदेश में है, 2020 में इसको शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है नीलगिरी। कब किया गया? वर्ष 2000 में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये जैव सुरक्षा से समझौते से संबंधित है। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो प्रजनन कार्यों में आनुवंशिकी विविधता का प्रयोग करते हैं। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है? तो ये देखिए किसने किया? रोजर और पनवार ने। किसने? रोजर और पनवार ने। अरीवादा क्या है? क्वेश्चन है अरीवादा क्या है? तो कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला की प्रक्रिया है ये। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मुख्यालय है नॉर्वे के ओस्लो में। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क हैं? तो ये आपका मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है ये? जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये गुजरात के जामनगर में स्थापित किया गया। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। ठीक है, उड़ने वाली छिपकली क्या कहते हैं इसको? ड्रैको। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका नाम है नागा अर्जुन सागर। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है, देखिए क्या कह रहा है। जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में 1936 में स्थापित हुआ। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है, इससे पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, इसका नाम। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो ये है कजिन द्वीप। क्या नाम है इसका? कजिन द्वीप। कजिन द्वीप सेशेल्स, ये केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो ये वेदांतगल तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो ये 3 राज्यों में है नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कौन कौन से हैं ये राज्य? कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो इसको फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ ने खोजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो डॉल्फिन को गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है। ठीक है, यानी कि डॉल्फिन को गंगा की टाइगर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक स्लाइड आई है, पक्षी अभ्यारण्य दिए गए, कौन सा कहाँ है? तो पहला देखिए घाना पक्षी विहार, तो ये भरतपुर राजस्थान में है। अगला है रंगनथिट्टू पक्षी विहार, मांडाया है ये जिला और कर्नाटक में है। वेदांतगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु में है। नीलापट्टू पक्षी विहार नेल्लोर आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये। इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सलीम अली पक्षी विहार चोराव मांडवी नदी के पास गोवा में है ये। कोंडिया पक्षी विहार ये चित्तूर आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है। चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के पास उड़ीसा में है। कुमारा कोम पक्षी विहार या बेवनाद पक्षी विहार ये कोट्टयम केरल में है। ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन दी गई है, देखो क्या कह रहा है, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतरा सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया था। जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं? तो देखिए ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं।
ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जोसेफ फोरियर ने प्रस्तुत की थी। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, उस गैस की अणुओं की दक्षता एवं उस गैस की वायुमंडलीय जीवन काल पर यह निर्भर करता है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो यह है आपकी जल वाष्प। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए जरा क्या कह रहा है। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सी या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सी से अधिक ना हो पाए, ये लक्ष्य रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो ये हुआ 2005 से। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो इसका नाम है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? तो देखिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, इसी कारण से बढ़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो देखिए, आर्द्र भूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स, ये सभी मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है। ये विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो देखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये अल्जीरिया, ब्राजील और कीनिया में स्थापित किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये आइस कोर से करते हैं। किससे? आइस कोर से प्राप्त। देखिए, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट आ रहा है, क्या कह रहा है। हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक हैं? तो यह है समोच्च यानी कि कुंटूर बांध, अनुपद सस्यायन एवं शून्य जुताई। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये किया है कानकुन सम्मेलन, ठीक है, मैक्सिको में, और इसका समय था वर्ष 2010। हरित जलवायु कोष के गठन का क्या उद्देश्य था? तो देखिए, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धति में सहायता देना। इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है, क्या कह रहा है। यदि किसी महासागर का प्लावक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो क्या होता है? कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया था 1979 में। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती हैं? तो देखिए, हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि। वैश्विक तापन के कारण अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन 2 देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी? तो ये 2 देश हैं, इटली एवं स्विट्जरलैंड। चलिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है, इसको देख लीजिए। ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल यानी कि अर्थ आवर मनाया जाता है। इसका समय घंटे 8:30 से लेकर 9 बजे तक, शाम की बात कर रहा है, शाम के समय के लिए बत्तियां बुझा दी जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 2020 में 28 मार्च को पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। इसमें 187 देश, 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 14वां संस्करण था और इसका विषय था
जलवायु परिवर्तन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की है? तो 8 अगस्त 2017 को। आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी वर्ष 1990। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखी है, इसको देख लीजिए। भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से 6 मिनी टन कार्बन अवशोषित करता है। ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की थी? तो ये की थी GW केंट-मूर ने। किसने? GW केंट-मूर ने। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की है? तो ये की है ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन सैंकलिन ने। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है ये। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ये ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इसका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसको डॉप्सन इकाई में मापते हैं। किसमें? डॉप्सन इकाई में। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राईक्लोरोएथिलीन और हेलोन 1211, 1211 और 1301 इत्यादि, ये सभी ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आया है, ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है, इस बात को याद रखिएगा। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो ये होते हैं 5 माइक्रोन से भी कम होते हैं। ठीक है, 5 माइक्रोन से भी कम होते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। क्या? एंथ्रोपोजेनिक। जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो ये मानव जनित प्रदूषण के कारण प्रवेश करता है। ठीक है, वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोतों से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसको प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। क्या? प्राथमिक प्रदूषक। ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा साधारण वातावरणीय पदार्थ की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको द्वितीय वायु प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय वायु प्रदूषक। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मोक किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो ये द्वितीयक प्रदूषक है। कौन से? द्वितीयक। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो ये करते हैं सुपोषण में वृद्धि। किसमें? सुपोषण में। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो ये धातु है लेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणुओं के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इनको बोलते हैं जैव विघटित प्रदूषक। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है उत्तरदायी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का पीएच मान कम हो जाता है अम्ल वर्षा से। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त
वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है एस्बेस्टोसिस। क्या नाम है? एस्बेस्टोसिस इसका नाम है। जैव उपाचरण से क्या तात्पर्य है? तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्तता पदार्थों का निष्कासन होता है ये जैव उपाचरण। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मैफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हेलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया, जिसका प्रतीक है NH3 रासायनिक सूत्र है NH3, भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जैवो उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको स्व स्थानीय जैवो उपचार के नाम से जाना जाता है। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं बाह्य स्थानीय जैव उपचार। प्रदूषक को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं फाइटो निष्कर्षण। ठीक है, फाइटो निष्कर्षण इसको बोला जाता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट आया है, क्या कह रहा है? ओजोन परत की खोज चार्ल्स फेब्री एवं हेनरी बुशॉन ने की थी। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां से। ओजोन परत की खोज किसने की? चार्ल्स फेब्री तथा हेनरी बुशॉन ने की थी ये। चेरनोबिल जो कि यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? तो ये हुई 26 अप्रैल 1986 को। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रदूषक यहाँ पर दिए गए हैं, उनके दुष्प्रभाव दिए हैं। तो देखिए सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक प्रदूषक है। क्या दुष्प्रभाव है इसका? तो श्वसन संबंधी रोग इससे बनते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें प्रदूषक के रूप में तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र संबंधी समस्याएं इससे उत्पन्न होती हैं। धूल कण से यकृत व वृक्क को क्षति होती है, जबकि सीसा से कैंसर जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषक के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो इसको बोलते हैं दामोदर नदी। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथेनोग्लोबोनियोमिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रमुख प्रदूषक पाया जाता है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ये ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। किससे? ध्वनि प्रदूषण से। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए पॉलीमर से निर्मित होने के कारण इसको नष्ट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ? तो दोस्तों हम गैस का नाम तो याद कर लेते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिक भी कहते हैं इसको, लेकिन याद रखिएगा फैक्ट्री का नाम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी ये। इंसेनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये किया गया था 1974 में। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो दोस्तों सबसे कम न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है हाइड्रोजन। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो इसका नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थेनियम के पराग कणों से कौन सा रोग होता है? तो पार्थेनियम, देखिए इसको गाजर की घास है ये। ठीक है, के पराग कणों से चर्म रोग व दमा हो जाता है। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? तो ये होते हैं वायु प्रदूषण के। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग से ऊष्मीय प्रदूषण होता है। कौन सा? ऊष्मीय। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इटाई रोग ये कैडमियम धातु के कारण होता है। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें बेंजीन, टालुइन और जाइलिन को मिलाया जाता है।
बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेंजीन के कारण रक्त कैंसर होने की संभावना रहती है। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होते हैं? तो ये होते हैं सिलिका तथा एस्बेस्टास युक्त धूल कणों से होते हैं ये दोनों रोग। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है आर्सेनिक और दूसरा है फ्लोराइड। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? तो इनको न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है। क्या कौन सा रोग होता है? न्यूमोकोनियोसिस रोग हो जाता है। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो यह है फास्फेट। किस उद्योग में काम करने वाले लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? तो यह है कपड़ा उद्योग। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? तो यह किया जाता है क्रोमेटोग्राफी से। किससे करते हैं? क्रोमेटोग्राफी। जल में कार्बनिक यौगिक का मापन किस पद्धति से करते हैं? क्रोमेटोग्राफी से। ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है? तो पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। किस पादप को जलीय विषाक्तता पदार्थ के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? तो यह है जलकुंभी। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो यह रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? तो यह होता है परावैंगनी विकिरण के प्रति। ठीक है, देखिए यहां पर प्रदूषक दिए हैं और किस अंगों को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए पहला है एस्बेस्टस धूल, तो ये करती है फेफड़े को प्रभावित। दोस्तों सीसा वायु प्रदूषक है और ये करता है मस्तिष्क को प्रभावित। पारा करता है उदर को प्रभावित और कार्बन मोनोऑक्साइड ये रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। एक इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन बनता है, क्या कह रहा है? इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। इससे फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट स्लाइड आई है, पर्यावरणीय संस्थाएं उनके संगठन दिए हैं। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे, पहला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। सदस्य हैं इसके सदस्य देश 193 और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य देखिए, वैश्विक क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना व राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना इसका उद्देश्य है। अगला है दोस्तों IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, स्थापना हुई अक्टूबर 1948। मुख्यालय इसका ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। सदस्य इसके हैं 1300। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? यह प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। अगला है वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय या वॉशिंगटन कन्वेंशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 1993 में, 1973। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। उसके सदस्य हैं 183। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पादप का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न ना करे। अगला है वन्य जंतुओं के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। स्थापना हुई इसकी 1979 में। सदस्य हैं 313। मुख्यालय इसका बोन जर्मनी में है। उद्देश्य क्या है? यह अभिसमय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। ठीक है, अगला है इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, स्थापना हुई इसकी 1961। सदस्य इसके 100 हैं। मुख्यालय पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय इसका ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। अब करता क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? यह पर्यावरण संरक्षण एवं शोध व पुनर्स्थापन के लिए कार्य करता है।
नेक्स्ट है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, स्थापना हुई 1922, मुख्यालय यूके में है इसका, कैम्ब्रिज में, सदस्य 121 है। उद्देश्य क्या है? यह पक्षियों एवं उनके आवासों का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, तो ये स्थापना हुई इसकी 1974 में, ठीक है, 1974, मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। उद्देश्य देखिए इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन व नवीनीकरणीय ऊर्जा का सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। अगला है ग्रीन पीस, देखिए इंपॉर्टेंट है ग्रीन पीस, स्थापना हुई 1971 में, मुख्यालय एम्स्टरडैम नीदरलैंड में है। इसका देखिए उद्देश्य क्या है? यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट है आपका वेटलैंड्स इंटरनेशनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस समय। बर्थ देखिए, स्थापना वर्ष है 1995, मुख्यालय है बेज निंजन नीदरलैंड। काम क्या है इसका उद्देश्य? देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय ये प्रेजेंट टाइम में, यह आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने एवं नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्व अवस्था में लाने पर कार्य करता है। अगला आता है रोटरडैम कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन, स्थापना है 1998, सदस्य हैं इसके 157, मुख्यालय रोटरडैम नीदरलैंड में है इसका। उद्देश्य देखिए इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्ट के अंतरराष्ट्रीय के संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बल देना इसका उद्देश्य है। अगला है स्टॉकहोम सम्मेलन, स्थापना 2001, सदस्य हैं 152, मुख्यालय इंपॉर्टेंट है इसका स्टॉकहोम स्वीडन। उद्देश्य देखिए यह अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करता है। विविध पग मार्क तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सतत विकास से। रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1952 में यह प्रस्तुत किया गया था। इको मार्क क्या है? इको मार्क तो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणन चिन्ह होता है। ये ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है? तो यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP द्वारा स्थापित किया गया। 1987 में अनिल अग्रवाल, इन्होंने भारत की पर्यावरणीय रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी, तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं ये, को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? ठीक है, प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाते हैं सियारा लियोन में। ठीक है, सियारा लियोन में। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? तो उनका नाम है चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चिपको आंदोलन से संबंधित है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वृक्ष मानव। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? आंसर है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर में है। पेरियार गेम अभ्यारण्य जो कि केरल में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहां पर अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? आंसर है 1982 में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? तो ये हुई थी 2008 में। कब? 2008 में। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है ये। हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आंसर है चीन।
पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा था? तो यह है चिपको आंदोलन का नारा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के झांसी में। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्य के लिए दिया जाता है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष का शुभांकर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है पांडा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन के पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? तो इसका नाम था महासागर विकास मंत्रालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था 1993 में। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार सासाकावा। तो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आंदोलन दिए हैं, उनसे संबंधित व्यक्ति हैं। तो देखिए चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं सुंदरलाल बहुगुणा, इसके बाद है गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट जिसको मानव वृक्ष मानव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो, किनको? चंडी प्रसाद भट्ट को। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर और बाबा आमटे संबंधित हैं इस आंदोलन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। मेती आंदोलन, मेती आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं कल्याण सिंह रावत। अगला है बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं संत जाम्भोजी और अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम है इनका? अमृता देवी बिश्नोई। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है रियो डी जेनेरो, ब्राजील में 1992। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये हुआ था नई दिल्ली में 2018 में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर दी है, देखिए क्या कहता है। बोल रहा है कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। ठीक है, क्या कह रहा है ये लास्ट वाला लाइन क्या क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। देखिए एक इंपॉर्टेंट स्लाइड यहाँ पर आई है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन व संधियां। ठीक है, बात करेंगे। पहला सम्मेलन है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन, पर्यावरण का मेग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है। ये आपका 1972 में हुआ और निर्णय क्या लिए गए ये देखिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया इसके अंतर्गत, और मानव विकास एवं पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में प्रथम प्रयास था ये। अगला है हेलसिंकी सम्मेलन, समय है 1974 का। निर्णय लिया गया समुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे यहां पर। अगला है लंदन सम्मेलन, समय है 1975 का। निर्णय क्या लिया गया? समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध करना। फिर है यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन, समय था 1979। निर्णय लिया गया प्रजाति संरक्षण का। किसका? प्रजाति संरक्षण। अगला है वियना सम्मेलन, समय है 1985। कब है समय? 1985 में हुआ ये। निर्णय लिया गया ओजोन स्तर का संरक्षण करना। ठीक है, ओजोन स्तर का संरक्षण करना इंपॉर्टेंट है। छठवा वाला ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन, समय है इसका 1987। यहाँ पर क्या निर्णय लिए गए देखिए जरा। ओजोन परत के संरक्षण का पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पर हुआ। 16 सितंबर 1987 को हुआ था ये। 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाने का निर्णय यहाँ पर लिया गया। अगला है रियो सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ आपका 1992 में। क्या निर्णय लिया गया? पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एजेंडा 21 स्वीकृति यहाँ पर किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना यहाँ पर हुई थी। फिर है नैरोबी घोषणा पत्र, 1997 का ये वर्ष है, यानी कि इसका समय है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन यहाँ पर किया गया। क्योटो सम्मेलन, इसको क्योटो प्रोटोकॉल भी करते हैं, पृथ्वी +5 सम्मेलन था ये।
1997 में हुआ। इसका देखिए निर्णय क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैस की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करना और वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय यहाँ पर लिया गया। अगला है जोहानसबर्ग Rio+10 सम्मेलन या पृथ्वी+10 सम्मेलन, समय था 2002। क्या निर्णय लिए गए, सतत विकास पर विशेष बल देना, विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति दी गई। अगला है मॉन्ट्रियल सम्मेलन UNFFCC 2005 में हुआ। निर्णय क्या लिया गया, विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर पर तक लाना, इसका निर्णय यहाँ पर लिया गया। नूसा दुआ सम्मेलन बाली रोड मैप 2007 में हुआ। ये क्या निर्णय लिया गया, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन दर को वर्ष 2050 तक वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव यहां पर रखा गया। कोपेनहेगन सम्मेलन पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल, ये हुआ 2009 में। क्या निर्णय लिए गए, विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान, कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना यहां रखी गई। कानकुन सम्मेलन, ये हुआ आपका 2010 में। हरित जलवायु कोष की स्थापना का यहां पर निर्णय लिया गया। डरबन सम्मेलन 2011 में हुआ। यहां पर क्या निर्णय लिए गए, तो डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना यहां रखी गई। दोहा सम्मेलन 2012 में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने का प्रयास का निर्णय यहां लिया गया। Rio+20 सम्मेलन पृथ्वी+20 सम्मेलन, ये हुआ 2012 में। निर्णय क्या लिए गए, पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया, हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। वार्सा सम्मेलन, ये 2013 में हुआ। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर यहां पर सहमति का निर्णय लिया गया। लीमा सम्मेलन 2014 में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ, इसके अंदर निर्णय क्या लिया गया, वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों की प्रतिबद्धता स्वीकृति इस पर निर्णय लिया गया। पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ। कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि यहां पर रखी गई। बाब इगली सम्मेलन मोरक्को 2016 में हुआ। ठीक है, क्या निर्णय ली गई, हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्यवाही की उद्घोषणा यहां पर रखी गई। बॉन सम्मेलन जर्मनी 2017 में क्या निर्णय लिया गया, फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। यहां पर काटोबाई सम्मेलन पोलैंड 2018 में हुआ। पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली को यहां पर निर्णय लिया गया। मैड्रिड सम्मेलन स्पेन 2019 में हुआ। क्या निर्णय लिया गया, जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन यहां पर बताया गया। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है लाइन, कोविड-19 महामारी के कारण नवंबर 2020 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले COP26 स्थगित कर दिया गया। अब इसका आयोजन नवंबर 2021 में किए जाने की घोषणा की गई। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।